देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन कंटेनमेंट जोन में 15 नए केस। इलाके में संक्रमितों की संख्या 53 के पार। कापासेड़ा में एक ही बिल्डिंग के 41 लोग कोरोना संक्रमित। हरियाणा के अंबाला में कोरोना से बुजुर्ग महिला की मौत। पीजीआई चंडीगढ़ में तोड़ा दम। शहर में कोरोना से दूसरी मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या 1525 के पार। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। वीडियो के जरिए की गई पुष्टि। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन के दौरान कोचिंग सिटी कोटा में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। शुक्रवार को रांची के लिए करीब 1000 से अधिक स्टूडेंट्स को कोटा रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए ट्रेन संचालित करने में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय सांसद हैं। इस कारण से कोटा में घटित होने वाले हर घटनाक्रम पर उनकी नजर बनी रहती है। गरीबों को भोजन वितरण की व्यवस्था हो या फिर व्यापारियों की परेशानी, वह केंद्र में रहकर हमेशा इन समस्याओं के समाधान में लगे रहते हैं। सीकर के जिला कलेक्टर यज्ञमिश्र सिंहदेव ने समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले से जाने वाले प्रवासियों को उनके गृह स्थान पर पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और साथ ही जो दूसरी जगहों से सीकर के लोग वापस आए हैं उनके लिए भी क्वारंटीन संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक जो पंजीकरण हुआ है उसमें कुछ अनियमितताएं हैं। वास्तविक आंकड़ों की बाद में जानकारी दी जाएगी। सीकर जिले में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है वो तो इनकमिंग के लिए 35,000 एंड आउटगोइंग के लिए 9,000 हुआ है। लेकिन इस डेटा को हमने देखा है उसमें बहुत से क्या डुप्लीकेसी भी है। बहुत से व्यक्तियों ने इन को आउट भी दिखा दिया, आउट को इन दिखा दिया। वो रजिस्ट्रेशन के टाइम हुआ होगा। फिर भी एक्चुअल डाटा जो है वो जब इसका मूवमेंट जो है इनफ्लो शुरू होगा दूसरे स्टेट की सहमति के आधार पे, उसके बाद ही एग्जैक्ट डाटा जो है वो सामने आएंगे। साथ ही इसी तरह से जो आउटफ्लो है सीकर ज़िले से बाहर जाने वाले लोग हैं जो आउट ऑफ स्टेट, उसका भी हम क्योंकि एसडीएम्स के माध्यम से पूरा वेरिफिकेशन करवा कर लिस्टें बनवा रहे हैं, तो उसके बाद एक्चुअल डाटा तभी सामने आएगा। इसलिए जो एग्जैक्टली जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हम उसको पूर्णतया ये नहीं मानते कि इतने व्यक्ति आएंगे और इतने व्यक्ति जाएंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना महामारी के बीच किसानों से संवाद किया और साथ ही उनसे अपील भी की है कि वो पराली ना जलाएं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦ ਘਟਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।
यूपी के गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके के एम ब्लॉक में रहने वाली महिला की कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मौत हो गई थी। इसकी वजह से अब गली और बिल्डिंग को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। बता दें कि महिला की मौत पर गाजियाबाद जिला प्रशासन के मुताबिक हृदय गति रुकने के कारण मौत बताई गई थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने की वजह मौत का कारण बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यशोदा हॉस्पिटल में महिला का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई थी। लगातार देश में कोरोना वायरस के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे प्रशासन चिंतित है। देश में कोरोना के खिलाफ रेलवे विभाग ने कई कदम उठाए हैं। दरअसल जम्मू के रूपनगर में रेलवे के कर्मचारी ने निजी तौर पर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ते हुए मास्क बनाए। बता दें कि रेलवे में ट्रैफिक कंट्रोल विभाग में कार्यरत एक इंस्पेक्टर अपनी 77 वर्षीय माता के साथ खुद सिलाई मशीन चलाकर मास्क बना रहे हैं, ताकि देश कोरोना की इस जंग को जीत सके। रेलवे विभाग ने इस कोरोना जैसी महामारी के दौरान कई अहम कदम उठाए हैं। एक तरफ यहाँ उसने आइसोलेशन वार्ड बनाया है, तो वहीं पार्सल गाड़ी भी चलाई है। ऐसे में रेलवे कर्मचारी निजी तौर पर भी लोगों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। इस वक्त हम जम्मू के रूपनगर इलाके में हैं। ऐसी ही रेलवे कर्मचारी की एक फैमिली है जो यहाँ पर करीब पिछले एक हफ्ते से लगातार जो है मास्क बना रहे हैं। करीब 20 से 25 मास्क जो है वो रोज़ बनाए जा रहे हैं इनकी तरफ से। हालांकि इनकी माता की उम्र जो है वो 77 साल है, लेकिन अभी भी उनमें देशभक्ति का जज्बा और मानवता की एक मिसाल कहें तो वो साफ नज़र आती हैं। हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? श्यामा काचरू। मेरा नाम श्यामा काचरू है। मैं श्यामा जी, आप इस उम्र में भी, जब आपकी उम्र 77 साल है, आप लोगों के लिए मास्क बना रही हैं, ऐसा ख्याल आया कैसे आपके मन में? मुझे अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करना। अगर मुझे कोई भी कहता है मुझे ये बना के दे दो, ये बना, मैं तो आंखों से देती, हाथ से क्यों नहीं। मुझे तो अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करने में। इसीलिए मेरे बेटे ने बोला परसों, मुझे तो ये ध्यान ही नहीं था। मास्क घर में बनाते हैं। मैंने बोला मास्क तो उधर से आते हैं। उन्होंने बोला नहीं, मास्क घर में बनाते हैं, हम बनाएंगे। मैंने बोला चलो अच्छा, अगर आपका मन करता है करो, मैं भी हेल्प करूँगी, कोई बात नहीं बेटा। इसीलिए मैंने परसों से, एक हफ्ते से लगभग हो गया ये काम चालू। अब जैसा हो सके, जैसा परमात्मा की मर्जी होगी, सतगुरु की दया होगी, तब से तो करेंगे हम सेवा। जिस तरह भी हो सके उस तरह करेंगे। मास्क बनाने का ऐसा आया, जैसे लॉकडाउन शुरू हो गया तो इन चीज़ों की काफ़ी दिक्कत हो गई थी जो मिल नहीं रही थी, तो इसलिए ख्याल आ गया क्यों ना हम घर में बना के अपने रेल कर्मियों को दें या आसपास जितने लोग हैं जिनको मिल नहीं रही है उनको भी ये पहुंचा दे सकें। तो रेलवे की तरफ से भी आपको कुछ प्रोत्साहन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हमारे अधिकारी हैं जो DTM हैं या स्टेडियम में काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं। पूरे डिवीज़न में हमारे काफ़ी सहयोगी इस टाइम सहयोग दे रहे हैं। SS गुराया हैं, DOM हमारे अमृतसर हैं और SS फगवाड़ा हैं। काफ़ी सारे हमारे साथी हैं जो सहयोग दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो दिन में कितने मास्क आप बना लेते हैं, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी को भी अंजाम दे रहे हैं, साथ में मास्क भी बना रहे हैं। कितने मास्क आप अभी तक बना चुके हैं और कितने लोगों को बांट चुके हैं अभी तक? अभी तक डेली हम 30-40 बना रहे हैं। 100-200 हम बांट चुके हैं, बाकी हम बना रहे हैं। अब और रेलवे कर्मचारी जो हमारे हैं उनके लिए भी बना रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। तो आप सुन सकते हैं इनको, ये कोरोना जैसी महामारी में निजी तौर पर भी जंग छिड़े हुए हैं और इनका यही कहना है कि जब तक हो सकेगा ये लोगों के लिए मास्क बनाते रहेंगे। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज़, जम्मू। वहीं पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कोरोना महामारी के बीच किसानों से संवाद किया और उनसे पराली ना जलाने की अपील की है। अपने संवाद के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पराली ना जलाएं क्योंकि इससे सांस लेने में दिक्कत होती है और कोरोना वायरस महामारी के चलते वैसे ही इस समय पंजाब के साथ साथ पूरे देश में भय का माहौल बना हुआ है। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये अपील की है
सभी किसानों से, पंजाब के जितने भी किसान हैं उन सभी से सीएम की तरफ से ये अपील की गई है कि अपने खेतों में कृपया करके पराली ना जलाएं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना महामारी के बीच किसानों से संवाद किया और साथ ही उनसे अपील भी की है कि वो पराली बिल्कुल ना जलाएं। उन्होंने इसके साथ ही ये तर्क भी दिया है अपने संवाद के दौरान कि जो कोरोना है वो फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़े इसमें खराब हो जाते हैं। अगर आप पराली जलाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, ऐसे में ये और भी मुसीबत का सबब बन सकता है। पंजाबी डेस्क के संपादक जगतार सिंह भुल्लर जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह रोज अपने जो पंजाब की जनता है उनसे संवाद करते हैं। आज उन्होंने किसानों से संवाद किया है और पराली ना जलाने की अपील की है। मैं आपसे पूरी जानकारी चाहूंगी, इस दौरान उन्होंने किसानों से क्या कुछ अपील की? देखिए पल्लवी, जो राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी अपील है और अपील में एक दलील भी है। दलील यही कि क्योंकि जो कोरोना वायरस है, कोरोना महामारी फैली, वो सीधे इंसान के फेफड़ों पे अटैक करती है। तो ऐसे में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील किया है कि हालांकि क्योंकि दान के मौके पे काफी जो किसान थे वो आग लगाते थे, लेकिन अब क्योंकि गेहूं की कटाई हो चुकी है तो कई गेहूं की को लोग नष्ट करने के लिए उनको आग लगा देते। तो ऐसे में जो पोल्यूशन वो खराब होगा और साथ के जो धुआं भी फैलेगा। और जो लोग पहले ही मरीज हैं, क्योंकि वो जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम है, तो ये उनके लिए यही लोगों से अपील है, किसानों से अपील है कि आग ना लगाई जाए। एक तो कोरोना वायरस वो भी फेफड़ों पर अटैक करता है और दूसरा धुआं फैलने से जो लोग पहले से मरीज हैं उन पे और असर पड़ेगा, उनकी जिंदगी जा सकती है। तो ऐसे में उन्होंने अपील किया। अब क्योंकि पंजाब के किसान वो भी चाहते हैं किसी का नुकसान हो, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील पे कितना असर चलता है, कितना लोग प्रभाव में आते हैं, और ये पंजाब के किसानों ने फैसला लेना। लेकिन हालांकि सरकार की तरफ से और भी जो डिपार्टमेंट है, चाहे कृषि डिपार्टमेंट हो, जहाँ पंजाब पुलिस के लोग हो, उनको भी बोला, गाँव की पंचायतों को भी बोला गया कि जो किसान आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझाया जाए कि ये जिंदगी के साथ ना खेला जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जो निर्जीव है वो पहले इंसान के फेफड़ों पर अटैक करता है। तो ऐसे में जब धुआं फैलेगा तो उससे और नुकसान हो सकता है। सर, हमने देखा था जब धान की पराली जलाई गई थी तो कई किसानों पर केस दर्ज हुए थे, मुकदमे दर्ज किए गए थे, कई किसानों पर कार्रवाई हुई थी। चूंकि एक बार फिर से सीएम ने मना किया है कि गेहूं की पराली ना जलाएं, तो क्या लग रहा है, या तो सरकार उनकी मदद करेगी कि किसी तरह से उनकी जो पराली है उसको नष्ट किया जाए ताकि वो अपनी नई जो उपज है उसको बो सके, या फिर ये होगा कि किसानों को फिर से इस तरह की कोई चेतावनी दी जाएगी कि आप अगर ये करेंगे तो कार्रवाई होगी? तो पल्लवी, आपको भी ध्यान में होगा कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया था जब पूरी दिल्ली धुएं के साथ ही घेरी जा चुकी थी। तब ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास भी केस गया था। उसके बाद पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी उनको भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तलब किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा दो कृषि प्रधान सूबे स्टेट हैं, तो वहाँ चूंकि गेहूं और धान की फसल बहुत बोई जाती है, तो ऐसे में किसानों के पास और कोई विकल्प नहीं होता। और पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार लगातार केंद्र सरकार से मदद भी मांगी थी कि किसान पराली ना जलाए, उसके लिए किसानों को बोनस दिया जाना चाहिए था। लेकिन वो सेंट्रल सरकार ने मांगे मंजूर नहीं की और स्टेट के पास पहले था कि हमारे पास इतने साधन नहीं है। लेकिन अब लोगों उस समय केस भी निश्चित तौर पर काफी किसानों के खिलाफ हुए थे, लेकिन जो किसान जथेबंदी उन्होंने सरकार के इस रवैये का विरोध भी किया था। लेकिन फिलहाल क्योंकि बहुत ही समा ऐसा है कोरोना वायरस के चलते खतरनाक समय, तो शायद पंजाब के किसान हो या हरियाणा के किसान हो जो समय की नजाकत को जरूर समझेंगे कि अगर वो गेहूं की फसल को काटने के बाद ना जलाए तो अच्छा रहेगा, समाज के लिए भी अच्छा रहेगा और लोगों की जिंदगी के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। और आइए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं। भाजपा सरकार के एक छत्र रवैये से, आप चाहें तो मैं बहुत संक्षिप्त में इसे अंग्रेजी में कह सकता हूं या नहीं तो सवाल ले लेते हैं। प्रणव जी आप बताइए कृपया। मेरे ख्याल से थोड़े संक्षेप में कह दीजिए इंग्लिश में। सर प्लीज इंग्लिश में जरूर चाहिए होगा। थैंक यू।
Home Ministry issued an order late last evening imposing lockdown 3.0 up till 17th of May 2020. Neither did the Prime Minister come forward, nor did he address the nation. Neither did Home Minister come forward, so much so that even a single officer of the government chose not to make an appearance. But only an official order of MHA. Nation was neither informed nor illuminated. Nation was not acquainted of the way ahead or enlightened about time limit. Neither take place on the humongous difficulties nor the multiple challenges. No one heard the Man Ki Baat of fellow Indians, nor did we hear Modi. No one to answer. Lakhs and lakhs of questions, doubts and apprehensions. Shri Narendra Modi ji, 130 crore fellow Indians want answers. We ask 5 questions on behalf of 130 crore Indians. Number 1, what is the aim of lockdown 3.0? What is the purpose, objective and strategy? Question number 2, nation witnessed lockdown 1.0, then lockdown 2.0, 3.0. Will there be a lockdown 4.0 and 5.0 in the future? When will it end completely? Number 3, what is the goalpost to deal with coronavirus and economic pandemic by 17th of May 2020? Achievable goals by 17th of May decided by the Modi government to deal with the infection, the और इसी बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एएनबी न्यूज जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि पुलवामा में ये मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुबह से ये मुठभेड़ जारी थी। 4 से 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ था और अब खबर मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मुठभेड़ चल रही थी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच। जी देखिए, आज सुबह सुरक्षा बलों को एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के डंगरपुरा इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। जब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की गई तो आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। तो पहले से ही इलाके को कॉर्डन किया हुआ था, घेराबंदी सख्त थी, तो आतंकी भागने में कामयाब नहीं हो पाए और सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की गोलाबारी शुरू हो गई, जिसमें अभी तक जो 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं और अभी भी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। आपको बता दूं, लगातार आतंकियों पर शिकंजा जो है वो कसा हुआ है। पिछले करीब 1 हफ्ते के अंदर दर्जनों आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं इस इलाके में। खास करके दक्षिण कश्मीर की बात करें तो काफी आतंकी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। आज भी इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को 2 आतंकी मारने में कामयाबी मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
चलिए रुक करते हैं खबरों का। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, जिसके चलते हरियाणा के जींद में स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन जय भगवान जाटान ने बताया कि 700 किट रैपिड टेस्ट की मंगवाई गई है ताकि कोरोना की ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग की जाए और अब तक 1300 से ज्यादा सैंपलिंग हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जींद में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है और टोल प्लाजा पर भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो दिल्ली या पंजाब से आते हैं उनका भी टेस्ट किया जाए। सोमवार को रैपिड की 1000 किटों की डिमांड भेजी जा चुकी है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है और उसी के चलते जो है जींद प्रशासन ने रैपिड की जो किट है वो मंगवाई है। कितना ऑर्डर किया था, कैसे इसका जो है टेस्ट होता है, हमारे साथ जींद के जो सिविल सर्जन है जय भगवान जाटान, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने रैपिड किट मंगाई है, कितनी किट मंगाई थी, क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से देखते हो? ये जो आज हमने है 700 जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट हैं, ये वेयर हाउस गुड़गांव से मंगवाई हैं और ये स्टेट से ऑर्डर थे। ये डिवीज़न है किस ज़िले को कितनी किट मिलेंगी, ये स्टेट हेडक्वार्टर ने डायरेक्शन दी थी, तो ये हमारे पास कल आ गई थी। और आज हमने इसका एक डेमो किया है एक मरीज़ के ऊपर अभी, जो कि जिसको खांसी की तकलीफ़ थी, गले में खराश थी, तो उसका डेमो फ्लू कॉर्नर में हमने चेक किया था और यहाँ अभी डेमो करके हमारे जो लैब टेक्नीशियन थे और डॉक्टर थे, सभी ने इसका अभी चेक किया है। तो डेमो के अंदर इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये जो ब्लड का सैंपल लेते हैं, 10 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं इसके अंदर डाल के, और इसका रिज़ल्ट है जो 10 से 15 मिनट के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो इसके अंदर जो है एंटीबॉडी चेक करते हैं, एंटीबॉडी M और एंटीबॉडी G, और ये बता देता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई पॉजिटिव आता है तब हम उसका गले का स्वैब सैंपल लेकर तब इसको कंफर्मेशन के लिए दोबारा टेस्ट करते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं। तो इस तरह से हमारे पास जो है कल से हमने जो पूरे जींद जिला के अंदर हम ये जो टेस्टिंग शुरू कर देंगे। तो आज हमारा ट्रेनिंग का डे है और आज भी हमारे पास जो सब्जी मंडी जींद से अभी 45 लोगों को लाया गया है, तो उनका हम यहाँ पे अभी टेस्ट करेंगे। और इसके साथ साथ हमने सभी जैसे जुलाना सब्जी मंडी, उचाना सब्जी मंडी, सफ़ीदों और नरवाना सभी एसएमओ का आदेश दे दिए हैं कि कल से ये सभी की टेस्टिंग शुरू कर दें। और जो टोल प्लाज़ा पर आज हमने टीमें लगा दी हैं अपनी हेल्थ की, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, जो भी आने जाने वाले लोग हैं, तो उनकी जो है स्क्रीनिंग की जा रही है। तो इस तरह से हमने अपना जांच का दायरा आज बढ़ा दिया है। और पहले भी हमारे जैसे अब तक है 1313 सैंपल लिए हमने, जिनमें से 1034 की रिपोर्ट आ गई है, 179 की पेंडिंग है और सभी रिपोर्ट हैं जो नेगेटिव हैं। और आज के दिन कोई भी जींद के अंदर कोरोना का केस नहीं है। पहले जो केस आए थे वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। तो टोटल जो ज़िला अभी तरह से पूरी तरह सेफ है। मगर जैसे सोनीपत जो हमारा साथ लगता ज़िला है, उसमें कई केस पॉजिटिव निकले हैं और रेड जोन में है वो, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम कल से बड़ा एग्रेसिवली काम करेंगे और अपनी टीमों को ज़्यादा अलर्ट रखेंगे। सर, और भी डिमांड भेजोगे आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे पहला स्लॉट था, ये 700 किटें आई हैं, तो हम मंडे को 1000 किट की और डिमांड करेंगे। और ये जो रेगुलर सप्लाई है, ये हमारे जो वेयर हाउस हैं, कैथल है, गुड़गांव है, वहाँ से सप्लाई आती है और हम अपना जांच का दायरा बढ़ाएंगे। सर, कितने कर्मचारी की ड्यूटी लगाएगी? जैसे आपने बताया टोल प्लाजा पे भी कर्मचारी जो है टेस्ट करके इनको बताएंगे, स्क्रीन करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है? जो ड्यूटी है हमने अपनी हेल्थ की टीमें बना रखी हैं। हमारी जो मोबाइल हेल्थ की टीमें हैं, जैसे वो भी कंटिन्यूस फील्ड के अंदर काम कर रही हैं। तो जो आज हमने एक टोल प्लाजा के पर 2 अपने कर्मचारी वहाँ पर लगाए हैं। और जो स्क्रीनिंग के लिए भी जैसे सब्जी मंडी में मैंने आज टीम भेजी थी, 6 लोगों की टीम भेजी थी, तो वो सब्जी मंडी से लोगों को लेकर आए हैं और यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। तो हर जगह पर, हर CHC लेवल पे जहाँ हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, टोल पे जो हम लोगों को जांच कर रहे हैं और सब्जी मंडी में जो जांच कर रहे हैं, हर तरह हमने डॉक्टरों की और जो हमारे वर्कर हैं इनकी ड्यूटी लगा रखी है। बिल्कुल,
हर जगह जो है जो जींद के सीएम अजय गुंजाटन को साफ तौर पर यही कहना है, जो टीम गठित उन्होंने की है उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। हालांकि टोल प्लाजा की अगर बात की जाए तो वहाँ भी जो कर्मचारी हैं वहाँ जाके जो है टेस्टिंग भी करेंगे और सैंपल भी लिया जाएगा। हालांकि इन्होंने जो है 700 किट जो है रैपिड के लिए मंगाई है और 1000 से ज़्यादा की इन्होंने मंडे को जो है डिमांड भी की है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। दरअसल पहले एक महिला में कोरोना पॉजिटिव मिला था, लेकिन अब कोरोना के 2 और नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज दिल्ली से आए थे, जिनकी जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल मिलाकर वहां कोरोना मरीजों की संख्या 3 हो गई है। वहीं मरीजों के परिवार वालों को क्वारंटीन किया गया है और मरीजों के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 2 केसेस की और वृद्धि हुई है और अभी फिलहाल 3 जो केसेस हमारे मुरैना ज़िले में हैं, तीनों का ट्रैवल हिस्ट्री मुरैना से बाहर, एक आगरा की लेडी है और 2 दिल्ली के हैं। इस प्रकार से 3 जो हैं हमारे मरीज़ हैं। सैंपल्स आज लिए गए हैं और सैंपल रिजल्ट अभी आना शेष है। दारसकई चमरगवा को भी कर्फ्यू में हम लोगों ने ले लिया है, वहाँ पे कर्फ्यू घोषित है और टोटल लॉकडाउन है। उनके सारे परिवार के जन जो हैं 15 करीब व्यक्ति हैं, वो हमारे क्वारंटीन सेंटर में हैं। राजस्थान के श्रीकरणपुर के बुर्जवाला के पंजाब जालंधर से एक युवक आया, जिसको कोरोना संदिग्ध मानते हुए प्रशासन ने उसकी जांच कर उसे आइसोलेशन में भेज दिया है। अभी तक उसकी कोरोना रिपोर्ट आनी बाकी है। मिली जानकारी के अनुसार युवक बाइक से गांव बुर्जवाला पहुंचा। इस बात का प्रशासन को जैसे ही पता लगा तो प्रशासन ने उसे होम क्वारंटीन कर दिया। बाद में उसके साथ आए युवक की जाँच की गई, जो कि कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद गाँव बुर्जवाला को प्रशासन ने सील कर दिया है और पूरे गाँव को सैनिटाइज किया गया। ये रवि कुमार के बारे में सूचना मिली थी कि ये यहाँ से जालंधर नर्सिंग कोर्स कर रहा था जालंधर में। तो ये इसका साथी एक इसको छोड़ने के लिए आया था चोर रास्तों से मोटरसाइकिल से। उसके बाद में ये नेतेवाड़ा छोड़ के गया था गंगानगर ज़िले में। जालंधर से चोर रास्तों से निकलते हुए नेतेवाड़ा गंगानगर ज़िले में छोड़ के गया था और इस रवि ने फिर नेतेवाड़े से इसके चाचा के लड़का को गुरविंदर सिंह को टेलीफोन किया था और वो गांव बुर्जवाड़े से उसको नेतेवाड़ा लेने के लिए गया था और ये लाकर यहाँ घर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद में पता लगा तो इसको एक कमरे में रखा था प्रशासन ने और प्रशासन ने उसके बाद में ये रवि को छोड़ के गया था जालंधर। जो जालंधर छोड़ के गया था लड़का, उसको वापस गया था। जालंधर पहुंचने के बाद में उसका चेकअप हुआ तो वो पॉजिटिव पाया गया। उसी सूचना पर इसको शक होने पर कि भाई ये भी पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए इनको दोनों भाइयों को, चाचा था उनके दोनों भाई हैं, रवि और उसका चाचा का लड़का गुरविंदर सिंह को शाम को ही सूचना मिलते ही वहाँ से जालंधर से और इनको गंगानगर भेज दिया गया है और उनका चेकअप हो रहा है और कल इनकी रिपोर्ट आने के बाद में संदिग्ध अवस्था में है अभी तो, और रिपोर्ट आने के बाद में ही पता लगेगा। पंजाब के लुधियाना में कोरोना पॉजिटिव मामलों में खन्ना से संबंधित 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक महिला खन्ना की गौशाला रोड की रहने वाली है और दूसरा व्यक्ति गांव भमद्दी से कंबाइन से लौटा है और तीसरा व्यक्ति खन्ना में पकड़ी गई नाजायज शराब फैक्ट्री का एक आरोपी है, जो कि राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला है। बता दें कि नकली शराब फैक्ट्री मामले में पकड़े गए आरोपी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब खन्ना पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं इस आरोपी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संपर्क में आए पुलिस अधिकारी और मुलाजिमों के टेस्ट कर क्वारंटीन किया जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अब कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी बीच जिला राजकीय चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आलम साफ तौर पर नजर आ रहा है। यह नजारा चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय का है, जहां पर चिकित्सालय प्रशासन ने आउटडोर को बंद करके उसमें कोविड-19 वार्ड शुरू किया है। प्रशासन ने सिर्फ दिखावे के तौर पर इसे प्रारंभ किया। इस कोविड-19 वार्ड की हालत तो और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है, जिसमें एक साथ लगभग 150 मरीज बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी खामी जिला चिकित्सालय प्रशासन की है, जिन्होंने जिले भर से करीब 150 कोरोना संदिग्धों को साथ में सैंपल देने के लिए देर शाम बुलाया था, लेकिन चिकित्सालय प्रशासन द्वारा इनके सैंपल लेने की कोई भी सही व्यवस्था नहीं की गई।
संक्रमण को देखते हुए, मतलब यहाँ पर भीड़ को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन पूरा संक्रमण फैलाने का काम कर रहा है, यहाँ हटा नहीं रहा है। आपको किसके द्वारा कॉल आया? चिकित्सालय प्रशासन की तरफ से कॉल आया था? एक लेडी का कॉल आया था कि कल आप 4 बजे यहाँ पर आइए और आपकी जांच कराइए। हम 2 जनों से मिलके आए थे पहले बाहर, यहाँ 50 जनों से मिला रखा है हमने। तो अभी प्रशासन की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया जा रहा है? किस तरह की बातचीत हुई है? सर कोई बातचीत नहीं हुई, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।